सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। मैं शबीना मुमताज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बांदा से आई हूँ और वहां पर एक वनांगना नाम की संस्था है जहां पर मैं केस वर्कर का काम करती हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर वनांगना संस्था गई थी, क्योंकि घरेलू हिंसा की शिकार थी, परेशान थी, कुछ लीगल सपोर्ट की जरूरत थी, तो मुझे जाना पड़ा। संस्था नाम की चिड़िया क्या होती है मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपने आसपास हमेशा ये देखा था कि जब भी कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है या समझौते होते हैं, तो या तो लोग पुलिस के पास जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं या फिर पारिवारिक सामाजिक समझौते होते हैं। लेकिन ऐसी कोई संस्थाएं भी होती हैं जो महिलाओं के लिए काम करती है, वो मैंने पहली बार सुना था और पहली बार देखा भी था। जब मैं वहां गई तो उस वक्त मुझे अपने से ज्यादा परेशान कोई नहीं दिखता था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा बेचारी औरत हूं और मेरे पास बच्चा है, मैं कैसे इतना बड़ा सफर जिंदगी का तय करूंगी। मुझे बहुत अपने अंदर बेचारगी महसूस होती थी। जब मैं वहां पर गई और मैंने देखा कि मेरी जैसी बहुत सारी औरतें वहां आ रही थी, अपनी बात बता रही थी और जा रही थी, तब मुझे थोड़ा हिम्मत मिली। मुझे लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरे एक ही बेटा है और मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, लेकिन ये जो लोग आ रही हैं इनके साथ 4-4, 5-5 बच्चे हैं, गांव से आ रही हैं, मैके वाले भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जी रही हैं। तब मुझे थोड़ी हिम्मत महसूस हुई कि मैं अकेली नहीं हूं, और भी लोग दुनिया में हैं जो मेरे से ज्यादा हिंसा सहकर आए। और वो जो ताकत मुझे मिली, वो शायद मेरा एक जुनून बना, क्योंकि मुझे उस वक्त काम की भी जरूरत थी और मुझे लगता था कि मेरा बच्चे को मुझे पालना है, मैं कैसे आगे ले जाऊंगी। मैंने उसी संस्था पे कहा कि मुझे काम की भी जरूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है, काम की जरूरत है, अभी आप अपना केस बताओ। जब मैं अपना केस बता रही थी तो मुझे रोना आ रहा था, मैं रो रही थी। तो मैंने जो महसूस किया कि जब अब पुलिस के पास जब जाते हैं आप, तो जब कोई महिला जाती है तो उसको ऐसे धित्कारा जाता है कि दूर बैठो, जैसे मान लो वो कोई गुनाह करके आई है, कि वो बता रही है कि मेरे साथ हिंसा हुई है। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, वहां पे कुछ अलग था। वहां पे उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, चुप कराया और कहा कि ठीक है, जो भी है वो हम समझ सकते हैं और रो नहीं, परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। तो वो मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। मुझे लगा कि हाँ, एक ऐसी भी संस्थाएं होती है जहां पे महिलाओं को वो जगह मिलती है वो बात करने की, जहां वो अपनी बात खुलकर कर सकती है। खैर, मुझे वहां पे काम भी मिल गया और मैं काम करने लगी, क्योंकि घरेलू हिंसा को बहुत करीब से महसूस किया था, सहा था, तो बहुत जल्दी महिलाओं के साथ उस चीज को समझने लगी, उनकी फीलिंग्स को समझने लगी, उनके दर्द को एहसास करने लगी। और वो जो मेरे अंदर था, वो ये जो जुनून था ना कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी महिला के साथ नहीं होने दूंगी, उसको बताऊंगी कि आप इससे बाहर निकलो, मैं निकली हूं, आप भी निकल सकती हो और अपने हक और अधिकार की बात करिए। और वो सफर मेरा शुरू हुआ। ये जो मेरे काम करने का एक वो था, तो बहुत ऐसे ही नहीं बन गया जो नजरिया बना, क्योंकि हम कोई समाज सुधारक टाइप तो है नहीं कि समाज बदलने जा रहे हैं। हम महिला हिंसा पे काम करते हैं, क्योंकि महिला हिंसा खुद सही थी, तो इसलिए लगता था कि जो वो मेरे साथ है वो भी मैं ही हूं और इसको मुझे आगे ले जाना है। तो वो जो नजरिया मेरा बना, महिलावादी नजरिए से काम करना, वो एक दिन में नहीं बना। पहले मुझको भी लगता था कि महिलाएं भी थोड़ा बहुत दोषी होती हैं और इनकी भी कमी होती है। और जब हम लोग जब बातचीत करते थे, तो हमारे जो साथी, जो हमसे सीनियर थे, वो 15 दिन में एक बार हमारे साथ बैठते थे। पहले वो हमें खुला छोड़ देते थे, जाइए केस वर्क करिए, 15 दिन में जो भी केस आपको करना है आप करिए। 15 दिन बाद आपसे बात करते थे, पेपर में क्या लिखा है हमें उससे मतलब नहीं है, आपने क्या लिखा है कोई मतलब, आप बताओ कि आपको क्या महसूस हुआ जब आप वहां गए। तो शुरू हम लोग को भी लगता था कि पेपर में तो लिखा है कि 3 बच्चों के साथ एक महिला अपने प्रेमी के साथ हुई, फिर तो दीदी ये क्या है, जरूरी है 3 बच्चे हैं, अब अपनी जिंदगी निपटाए,
ये क्या है प्रेमी के साथ चली जाना, तो ये हम गलत समझते थे। महिला ने खुद जहर खा के फांसी लगाई, तो लगता था कि महिलाएं खुद ही तो कर रही हैं, कौन उनको कोई जबरदस्ती कर रहा है। जब हम लोगों से बातचीत की जाती है तो हम कहते वो परिवार तो अच्छा है, घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, पति भी है, ठीक है, सीधा साधा है, महिला बहुत तेज है, पटर पटर बोलती है। तो हमसे बातचीत की जाती थी कि क्या अपनी बात कहना, अपनी बात को रखना वो तेजी की निशानी है, गलती है किसी की, कि ये बातचीत का एक रास्ता कि जो गलत हो रहा है मैं बोल रही हूं। उन चीजों से हमारा जो नजरिया बदला वो चीजें थी, बातचीत, चर्चा, लोगों को देखा कि कैसे लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। मुझे एक वाक्य याद है, 2007 में मैं एक सेमिनार में गई थी कलकत्ता, कहती थी कि महिलाओं के साथ हिंसा पे काम करती हूँ, और मैंने वहां पे देखा सेक्स वर्करों को, मैं तो दंग रह गई, इनका यहाँ पे क्या काम, क्योंकि ये तो अपनी खुशी से करती हैं, जो भी इस धंधे पे जाती हैं, इनके साथ कौन सी हिंसा है। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन जब वो स्टेज पर आई उन्होंने बताया कि उस धंधे पे, उस काम पे उनकी किस तरीके की हिंसा है, तब मुझे लगा कि जब हम ये कहते हैं कि महिलावादी नजरिए से काम करना, तो सिर्फ वो महिला नहीं जो शादी के रिश्तों में है, हर वो महिला के साथ काम करने की जरूरत है जो औरत के शरीर में पैदा हुई है। तो वो जो नजरिया, वो जो समझ बनी, वो उस चीज से बनी, और भी समय लगा, लेकिन धीरे 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 एक बिल्कुल क्लियर है कि अब महिला का निर्णय, महिला की का नजरिया हमको लेकर आगे चल रहा है। हमारा जो ग्रुप है वो भी बड़ा मजेदार ग्रुप है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वो जो ग्रुप है वो एकल महिलाओं का ज्यादा ग्रुप है। अब कई महिलाएं ऐसी हैं जो अकेले रहती हैं, कुछ है जो बॉयफ्रेंडों के साथ भी रहती हैं, और कुछ है जो अभी भी शादी के रिश्ते में रह रही हैं, कुछ है जो घर से शादी में भी हैं लेकिन अलग रूम लेके रह रही हैं। शादी के रिश्तों में भी वो हिंसा सह रही है, लेकिन वो हिंसा उनकी एक ताकत भी है, क्योंकि वो हिंसा भी सह रही है और अपनी जैसी महिलाओं की मदद भी कर रही है। तो वो किस तरीके का जो रिश्ता है, वो मुझे लगता है एक बहुत हम केस वर्करों के अंदर एक हिम्मत और एक ताकत देता है। आज लगभग मुझे 19 साल हो गया है केस वर्क पे काम करते हुए, और 4000 केस करीब हम कर चुके हैं। हम सब मिलकर, हमारे जितने भी साथी हैं, सबों ने मिलकर वो केस किए हैं, और उन केसों में बहुत सारे डावरी के केस, 498 के केस, राइट टू चॉइस के केस, रेप के केस, लेकिन जो पेचीदगी मैं समझी हूँ घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस 125 भरण पोषण के केस पे, वो मैं समझू कि हम एक तरफ तो कहते हैं महिला से बाहर निकलो, हिंसा छोड़ो और चलो तुम अपना जीवन खुद भी जी सकते हो, और जब कोर्ट की प्रक्रिया में हम जाते हैं तो वो जो छोटी छोटी पेचीदगी है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो कोर्ट जाती है और सालों साल केस लड़ती है, उसके बाद वो नील बटे सन्नाटा, खाली हाथ होती है। उन रणनीतियों पर कैसे काम करना, वो मुझे लगता है कि हम बहुत गहराई से समझे कि महिला अगर हिंसा से बाहर निकल रही है और वो अकेले जीवन जी रही है, तो जो उसके साथ है, वो जो उसका हक है मेंटेनेंस लेने का, पैसा लेने का, वो उसके हाथ में कुछ तो आए, वो हमारा एक नजरिया रहता है। और अब हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे जुझारू केस वर्करों से, वो खुद आपको बताएंगे। से महिलाओं के साथ हम एक महिलावादी नजरिए से जिस तरीके से महिलाओं के साथ काम करते हैं, महिलाओं की स्थिति को समझना, कुछ उनके लिए कुछ हम रास्ते निकाल पाए। चाहे जितना समय हो जाए, लेकिन हमें महिला से मिलते रहना होगा। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा रिश्ता है। हम बहुत बार आशा बहू बनते हैं, बहुत बार हम आंगनबाड़ी बन जाते हैं, बहुत बार हम टीचर बन जाते हैं, लेकिन जब समुदाय से हमें जानकारी निकलवानी पड़ती है तो मैं मतलब एक अपने आप को केस वर्कर के रूप में वहाँ नहीं प्रस्तुत करूंगी। तेरे अंदर तो सहमति पत्र भरते हैं, फॉर्म पे साइन करवाते हैं, फिर घर में बात करते हैं कि आपको केस लड़ना है, समझौता है।
जब हमें उनके साथ काम निकलवाना हो तो कहीं कहीं हमें उनसे के साथ प्यार से भी बात करनी होती है। अगर हम उनके साथ गुस्से में बात करें तो शायद वो हमें कुछ चीजें नहीं दें या वो हमारी बात को नहीं सुने, तो हमें कभी कभी अपने आप को भी एक तरह से बेचारापन जैसा महसूस कराना पड़ता है कि नहीं भैया ऐसा कर दीजिए, नहीं ऐसा कर दीजिए। एक महिला को पहले तो अपनी बात बोलना ही बहुत मुश्किल होता है, तो उसके बुलवाने से लेकर के फिर दहलीज के बाहर कदम रखवाना, फिर उसको कोर्ट तक या थाने तक लेकर के जाना और फिर वहाँ पर कार्यवाही करवाना, तो उसके लिए जो एक केस वर्कर को जूझना पड़ता है कि समुदाय से भी, परिवार से भी और फिर प्रशासनिक ढांचे से भी, कानून से भी, मैं कहूँगी कानून से भी बहुत बार एक केस वर्कर को जूझना पड़ता है, क्योंकि कानून एक तरह की बात करता है, एक तरह की बात करने के बाद बात को खत्म कर देता है, लेकिन उसके अंदर रणनीतियाँ बनाना कि इसको अगर इस महिला को न्याय दिलाना है तो हम कौन सी ऐसी चीज इसमें डालें जिससे इसको सही न्याय मिल सके। समुदाय से बातचीत करते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, अब तो किशोरों से भी बात करना शुरू होती है, क्योंकि किशोरियां तो समझने लगी इस चीज को, किशोरियां आवाज उठाने लगी, उन किशोरियों को पंगा तो नहीं, कभी कोई सपोर्ट नहीं करता, तो अब हम लड़कों के साथ भी बात करना शुरू किए, पुरुषों के साथ भी बात करना शुरू किए। ये लोग समझे तो कि जैसे कि जानवरों जैसे महिलाएं मारी जाती हैं, समझौता हो। तो ये है एक केस वर्कर की जिंदगी, पर न्याय दिलाना इतना आसान नहीं है। पिछले साल 2022 की बात है, थर्ड आई हम लोग के पास आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे जमीनी स्तर की अनुभवी केस वर्करों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत कुछ है उनके पास केस वर्क के दौरान चीजें, लेकिन वो कहाँ पे कह सकती हैं या कहाँ पे कहीं लिखा है या नहीं लिखा है वो नहीं था। तो उन्हें लग रहा था कि वो जो चीजें हैं वो कहीं रिकॉर्ड हो और उसको दुनिया के सामने पेश किया जाए। 3 समूह के साथ ये प्रक्रिया शुरू हुई, थर्ड आई ने की, जिसमें लगभग 15 केस वर्कर मौजूद थे। ये भी था कि जो हिंसा के ढांचे हैं, जहां पे समझौते होते हैं, जैसे कोर्ट, पुलिस, प्रधान, परिवार, इन ढांचों के अंदर जो परतें हैं उसको खोलना और उसको दुनिया में लाना, सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। इन परतों को उजागर करना। और फिर हम मिले एक बार और हमने एक बातचीत की और हमने कम से कम 100 से ऊपर शब्द निकाले, जिसपे थी घुटन, दर्द, ससुराल, मैका, परिवार, बच्चे, बहुत सारी चीजें निकली। उन 100 शब्दों में हमने एक शब्द चुना, समझौता। वो समझौता क्यों चुना ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर एहसास करें कि वो समझौता हम लोगों ने क्यों चुना, तो लगा कि शायद हमने अपनी जिंदगी में बहुत समझौते किए, इसलिए वो चुना। अपने आसपास देखते हैं, केस वर्क के दौरान देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग चीजों में, रिश्तों में लोग समझौते करते हैं। कोर्ट कैसे करता है, कानून कैसे करता है, पुलिस कैसे करती है, परिवार कैसे करता है, इसलिए शायद ये शब्द हम लोगों ने चुना होगा। और फिर उसके बाद शुरू हुआ हमारा हर हफ्ते मिलना। ऐसे तो हम कहते थे कि हम वो 15 जो साथी, 13 साथी हमारे साथ थे, हम सबको बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन नहीं जानते थे। हम जब हर हफ्ते बैठक, जूम मीटिंग में मिलने लगे, तब हम सच में उन्हें जाने, तब हम जाने कि वो केस वर्कर क्या महसूस करते हैं समझौते के बारे में, अपनी जिंदगी में, काम के दौरान और काम के हिस्से के दौरान। तो वो जो मुझे था, वो एक प्रक्रिया मुझे लगा कि बहुत अच्छी प्रक्रिया थी, ताकि हम एक दूसरे के व्यक्तिगत चीजों को जान पाए और उनके अनुभवों को जान पाए। मुझे लगा कि सिर्फ मैं ऐसे समझौते करती, लेकिन नहीं, किस किस तरीके से लोगों ने समझौते किए हैं, वो एक समझ बनी। दूसरा था लिखना। लिखने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बोलने में ठीक है, लेकिन जहां लिखने की बारी आती है मैं थोड़ा डर जाती हूँ। लेकिन थर्ड आई ने लिखना सिखाया मुझे। लिखने से लगा कि
जब मैंने समझौते शब्द पे लिखना शुरू किया तो वो लगा कि वो मेरे शब्द हैं। मैंने किसी को बताया और उसने लिख दिया नहीं, जो मैंने महसूस किया, जो मैं बोलती हूँ, जो मेरी भाषा है, वो मेरे शब्दों को मैंने चुना और वो मैंने लिखा। तो एक लिखने की प्रक्रिया बनी और फिर हमने सोचा कि ये हमने लिखा ही क्यों समझौता, क्या जरूरत थी लिखने की? काम तो हम इतने साल 19 साल से कर रहे थे और 19 साल कर लेते। तब लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं नासूर है हमारे दिल में, जिसको बाहर निकालना, छूना, एहसास करना बहुत जरूरी है और दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। तो वो प्रक्रिया मुझे लगा कि हमारे दिल से थी और उसी पर देखते हैं एक छोटा सा वीडियो कि ये जो शब्दावली है, ये जो डिक्शनरी है, ये एक फॉर्म केस वर्कर्स ने चूज किया। उन्होंने कहा कि ये जो शब्द हैं, इनकी एक हम शब्दावली बनाएंगे, क्योंकि ये शब्द हमको उन 15 को कनेक्ट करते हैं, पर उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी प्रैक्टिस इसमें समाहित है। और हर एक अनुभव, हम तो ये जानते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक अनुभव एक नॉलेज का दर्जा दे। तो ये जो प्रोसेस जो इन्होंने किया मिल करके केस वर्कर्स, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने प्रैक्टिस को रिविजिट किया, एनालाइज किया, ओपन किया, कंटेस्ट किया, अरेस्ट किया, और उसके थ्रू एक तरह से समाज के बारे में और ये सवाल कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों एग्जिस्ट करती है और क्यों परसिस्ट करती है, उसके ऊपर उन्होंने एक तरह का नॉलेज जनरेट किया। और थर्ड आई बहुत इंटरेस्टेड था कि हम इस नॉलेज को क्रिएट करें उनके साथ मिल करके। और शबीना ने बताया है कि समझौता शब्द पहला शब्द है। वो जो लंबी फहरिस्त आपने देखी है, उसका पहला शब्द उन्होंने चुना, समझौता। और मेरे ख्याल से ये शब्द उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कस्बों में
उसकी हवाओं में ये शब्द बसता है, उसकी कचहरियों में, उसकी भरी हुई कचहरियों में, उसके दूर दराज थानों में, प्रधानों के होठों पर और महिलाओं के दिलों में ये शब्द रहता है, समझौता। ये एक शब्द ने क्या किया, है ना? इस शब्द ने एक तरह से एक लैंडस्केप हमारे लिए, मल्टीपल लैंडस्केप्स खोली, है ना? और हमको ये समझ आया कि वो शब्द है, एक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बदलता है और उसके मायने बदलते हैं। कैसे बदलते हैं कि कौन उस शब्द को प्रयोग कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो समझौता शब्द जो था, इट बिकेम अ नाउन, इट ऑल्सो बिकेम अ वर्ब, and it also became an adverb. They talked about samjhauta as ghutan. They talked about samjhauta as sauda, bargain. So we started out thinking, oh, samjhauta is compromise, but it wasn't. So they categorized. So these are their categories that they developed together and said these are the multiple meanings for that group that emerged in terms of samjhauta. What I'm going to try and do today is just look at what is the knowledge, in a sense, that the caseworkers generated through looking at their experience and practice. One thing that the caseworkers did was point us to the fact of natal family violence. कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हिंसा है, जो हिंसक है, वो पति है, वो ससुराल पक्ष है, लेकिन बार बार उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि एक्चुअली जो लड़की का मायका है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायलेंस का, और जेंडर बेस्ड वायलेंस के परसिस्टेंस का, और जो उनके जो फॉलो अप्स थे, केसेस थे उन महिलाओं के जो अपने ससुराल में मारी गई थी, वो तो एक वायलेंस थी, लेकिन उसके बाद जो बिडिंग होती है, जिसको वो कहते थे सौदेबाजी, उन्होंने कहा गांव में शब्द होता है समझौता, पर एक्चुअली ये क्या है, ये समझौता नहीं, ये सौदेबाजी है। इसका मायने ये है जिसमें के परिवार जन है, जो लड़की के घर के लोग हैं, वो डाउरी एक्ट या ऐसे लॉज को जो कि महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए है, उसको उससे वो लेवरेज करते हैं और डिमांड करते हैं जमीन की और पैसे की। तो एक जो अनुभव यहाँ केस वर्कर का है, जिसने उसमें लिखा है कि वो माइंडसेट क्या है, बाप कैसे सोच रहा है, बाप क्यों और क्या डिमांड कर रहा है, और कैसे वो लॉ उसको इनेबल करता है इस लेवरेजिंग के लिए। तो हाउ सौदेबाजी बिकम्स पार्ट ऑफ द होल वर्ड एंड मीनिंग ऑफ समझौता। Another point that emerged was that they said that the inadequacy of data, because all these dead women cases, जो वो कहते हैं कि मरी हुई औरतों के जो केस हैं, वो एक्चुअली क्योंकि इतनी बिडिंग हो रही है कि वो थाने और कचहरी के किसी रिकॉर्ड में ही नहीं पहुंचते हैं। तो जो हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा है, तो वो उस पे भी बहुत बड़ा सवाल उठा रही हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट इंसाइट, कई इंसाइट्स निकली, पर हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि केस वर्कर्स ने हमारे बाइनरी कंस्ट्रक्शंस को चैलेंज किया, और ये कंस्ट्रक्शन के हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप एक हिंसक रिश्ते में रहो या आप उसको छोड़ो और बाहर निकलो। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने अपने जीवन को हमारे सामने खोला और कहा कि हम में से कुछ लोग, जैसे शबीना ने भी पहले बताया, कि हम अनइक्वल रिलेशंस में रहते हैं, हम वायलेंस भी सह रहे हैं, हम में से कुछ लोग, और ये जो विरोधाभास है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको हम कैसे समझते हैं, उसका क्या अर्थ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि केस वर्कर ने बताया है कि क्यों वो अपने पति के पास है, उसने ये बातें खोली, और उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है। हमारी अजम्पशन ये है कि जो औरत एक हिंसक रिश्ते में रहती है वो तो कमजोर है, वो तो एम्पावर्ड नहीं है। पर उन्होंने हमारे लिए एक नई मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट इलैबोरेट की, और उन्होंने कहा एक्चुअली हमारे अनुभव से ये बात निकल करके आ रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है restoration of the sense of self,
जो उन्होंने अपने लिए क्राफ्ट किया है, जो जगह उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए बनाई है। और ये सिर्फ उन्होंने अपने जीवन के लिए ही नहीं बनाई है, एक्चुअली वो ये प्रिंसिपल, ये लर्निंग अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। जब वो समझौता करते हैं, और वो उनके जो समझौते हैं वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, और वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप देखिए कोर्ट कचहरी थानों काउंसलिंग सेंटर्स में किस तरह के समझौते होते हैं। उनका जो फोकस है वो है परिवार को बताना कि अरे 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 सब ठीक कर दो, आपकी भी गलती है, आपकी भी गलती है, चलो तुम दोनों गलती मानो, चलो 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 वापस जाओ, है ना। लेकिन उन्होंने कहा हमारे लिए हम महिला को सेंटर में रखते हैं, और ये बहुत जरूरी है। और आपके हाथ में जो इकरारनामा है जो हमने आपको दिया है, वो उनके समझौते का एक डॉक्यूमेंट है, और अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें सुमन जो महिला है वो ये अपनी टर्म्स, वो वापस जा रही है अपने पति के पास, लेकिन वो अपनी टर्म्स नेगोशिएट कर रही है। वो कह रही है कि मैं सिलाई करूंगी, मेरी सिलाई के पैसे मैं खुद रखूंगी, है ना, मैं खाना बनाऊंगी, पर मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए उस इकरारनामे में। ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये एक दिन की बात नहीं है कि एक महिला ये बात कह पाए, उसके साथ ये प्रोसेस होता है ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द सेल्फ। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर अस। एक और पॉइंट जिसके लिए थर्ड आई बहुत क्यूरियस था, शबीना ये काम 19 साल से कर रही है, कुछ उस ग्रुप में लोग थे जो 25 साल से ये काम कर रहे हैं। ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई ग्रुप्स के साथ इस काम के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई जीरो बजट्स पे वो काम कर रहे हैं, पर वो लगे हुए हैं। सक्सेस रेट्स कम हैं, सौदे हो जाते हैं, बार्गेन्स हो जाती है, बिडिंग हो जाती है, महिलाएं मरी हैं, केसेस कोर्ट नहीं पहुंचते, बहुत समय लगता है कोर्ट्स में, और जो आंकड़े हैं पुलिस और थाने तो रजिस्टर ही नहीं करना चाहते। तो हाउ डू यू शो इम्पैक्ट? इम्पैक्ट तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। व्हाई आर दे डूइंग दिस वर्क? एंड आई थिंक टुडेज सेशन विद मनीष इन द मॉर्निंग was very insightful, and I don't need to say much. पर ये इसलिए what we understood is that vulnerability is their source of strength, that their own intimate experience, their own embodied experience of violence, which Shabina talked about, that is what gives them the strength to do this work. उनकी एक एक्सरे विजन है, उस एक्सरे विजन से अपनी जर्नी को लेते हुए उन्होंने एक एक्सरे विजन डेवलप की है, जिसमें वो एक जो हमारा मिथक है, जो हमारा नॉस्टैल्जिया है परिवार के बारे में, समुदाय के बारे में, मैरिज के बारे में, डिजायर के बारे में, उसके थ्रू वो देख पाते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। So I think that vulnerability as a source of strength is a very, very important learning in terms of what is it that powers somebody to do this work for 25 years. And I think they recognize that they are the last mile worker. They really are that last standing person, or right there in the front line, who can actually deliver that justice to that woman and help her negotiate. So I think that our interest was to look at what is it that last mile worker can teach us. Because it's very easy to go with your theories, go with your knowledge, and tell Shabina, this is the law, this is how you need to do it. But I think to deeply listen, they were not just listening to each other, we were listening to them, to really try and capture the knowledge that really needs to come ground up, for us to really think about why gender-based violence exists, and as Badri said, what really is justice for women, right? Yeah, so. My name is Shabani. We are both with the Third Eye, and हमने शबीना और उनके साथियों के साथ 1 साल काम किया। 1 साल के काम के बाद हम एक शब्द को पॉपुलेट कर पाए, which is समझौता. Working on one word led us towards next slide. Led us towards 12 essays, 3 podcasts, and a film. The film is doing the festival rounds just now. But it's one word out of 99, and just 15 caseworkers
led us to 100 words in just one region. What we want to do going forward is expand the dictionary. We want to start populating the rest of the 99 words. We want to work with other collectives of caseworkers. We want to expand in terms of region, in terms of language. We want to also expand one word's multiple usages and what it reveals in various regions. So what would a caseworker collective in Orissa make of Samjhauta? What are the kind of samjhautas being brokered there over women's bodies, let's say? But all of this we want to do because we feel that the understanding of gender-based violence in India and the language around it is deeply Western. It is not emerging from actually women's lives on the way women live and negotiate violence in India. So this is actually a call for an invitation for collaboration and help and support. We are looking for people who are facilitators. This work emerged out of a lot of kind of practices. We did somatic work, we did theater work, deep listening, a lot of writing pedagogies, a lot of feminist pedagogies of knowledge creation. And we want to work with more facilitators across languages so that we can access more frontline workers to build this dictionary. We also would really, really like to join hands with people working in technology and AI, क्योंकि हमारा secret pet mission है to repopulate the internet from a feminist point of view. So people who would like to help us in this subversion, please do get in touch with us. Thank you.